हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोड ऑफ क्लासेस। आज आपकी क्लास में पॉलिटिकल 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का पहले चैप्टर जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, उस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बट चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉलिटिकल साइंस की बेसिक चीज होती हैं जिसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलते हैं हम आगे, देखते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको जानना जरूरी होता है कि फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है। पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने से पहले हमें फादर ऑफ पॉलिटिक्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो देखते हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है। अरस्तु है। अरस्तु के गुरु का नाम क्या है? प्लूटो। अरस्तु के शिष्य का नाम क्या है? अलेक्जेंडर, जिसे आप सिकंदर के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1939 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। ये दो देशों के बीच में हुआ था, एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन शामिल थे। धुरी राष्ट्र में जापान, जर्मनी और इटली शामिल थे। इनको हम इंग्लिश में अलाइड पावर बोलते हैं और एक्सिस पावर बोलते हैं। मित्र राष्ट्र को हम अलाइड पावर और धुरी राष्ट्र को हम एक्सिस पावर बोलते हैं। ये कोई देश नहीं थे, ये केवल ग्रुप का नाम था। जैसे ए और बी ग्रुप होते हैं वैसे ए भी एक ग्रुप थे, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जापान के दो बड़े महानगर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया, जिसका नाम था लिटिल बॉय व फैट मैन। उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय तथा फैट मैन। तथा इस परमाणु बम का भार 15 से 21 टन के बीच में था। इसके बाद शीत युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद शीत युद्ध का जन्म हुआ। इसके जनक जोसेफ स्टालिन को बोला जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि शीत युद्ध का जनक किसे कहा जाता है, जोसेफ स्टालिन को शीत युद्ध का जनक कहा जाता है। 1945 में इसकी शुरुआत हुई थी और यह शीत युद्ध 1991 तक चला था। 25 दिसंबर को समाप्त हुआ था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भी तब शीत युद्ध भी समाप्त हो गया। तो देखते हैं हम शीत युद्ध के बारे में। शीत युद्ध 1945 से 1991 तक चला था। ये दो देशों के बीच में था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। अमेरिका यानी कि यूएसए, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अमेरिका पूंजीवाद को चाहता है और सोवियत संघ साम्यवाद को चाहता है। पूंजीवाद में निर्णय निजी व्यक्ति द्वारा लिया जाता है और साम्यवाद में निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। शीत युद्ध का जनक जोसेफ स्टालिन को बोला जाता है। अगर आपसे यह बोला जाए कि शीत युद्ध का नाम किसने दिया था? बर्नार्ड एम बारूच। या अगर दूसरा नाम आपका आता है, एक और आता है लिपमैन। इन्होंने शीत युद्ध का नाम दिया 1947 में। इससे पहले शीत युद्ध को युद्ध के नाम से जाना जाता था। शीत युद्ध का दौर अभी आपको मैंने समझाया। पहला इसमें टॉपिक आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है शीत युद्ध का अर्थ तथा यह किस लिए हुआ, कारण बताइए। ये सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का, क्योंकि शीत युद्ध का दौर चैप्टर भी है जो कि 1945 से 1991 तक चला था। ये जो चैप्टर है आपका शीत युद्ध का दौर, ये 1945 से 1991 तक चला था। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है शीत युद्ध का अर्थ तथा कारण बताइए, कि शीत युद्ध का अर्थ बताओ और ये किस लिए हुआ, कारण बताओ। तो सबसे पहले देखो शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है
जहां पर युद्ध नहीं होता परंतु युद्ध होने की संभावना बनी होती है। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जहां पर युद्ध नहीं होता बट युद्ध होने की संभावना बनी रहती है। यह युद्ध 1945 से 1991 तक अमेरिका व सोवियत संघ के बीच लड़ा गया। यह युद्ध हथियारों व गोलों से नहीं बल्कि मनुष्य के दिमाग से लड़ा जाता है। इसे ठंडा युद्ध, वॉक युद्ध, कोल्ड वॉर एवं शीत युद्ध भी कहते हैं। अब शीत युद्ध होने के कई सारे कारण थे। सबसे पहला जो कारण था वो था शक्ति के लिए संघर्ष। दो महाशक्तियां थी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ। दोनों महाशक्तियां अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ताकतवर दिखाना चाहती थी। अमेरिका चाहता था कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊं और सोवियत संघ चाहता था कि मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊं। इसलिए दोनों एक दूसरे के विरुद्ध कमेंटबाजी करते थे, ये एक दूसरे के विरुद्ध गलत प्रक्रिया देते थे, ये एक दूसरे के विरुद्ध गलत वर्ड्स बोलते थे, जिसके कारण दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी ताकत को पूरी तरह से बढ़ाने के लिए एक दूसरे के खिलाफ बुराई करने लगे, जिसके कारण दोनों के बीच में शीत युद्ध का जन्म हुआ। पहला का देखो कारण, शक्ति के लिए संघर्ष। दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करना चाहती थी। रूस ने हंगरी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी सरकार कायम की। अमेरिका को इस खतरे का पता चल गया और ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत हर जगह साम्यवादी सरकार को कुचलने या समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया, जिसके कारण इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। दूसरा था ऐतिहासिक मतभेद। 1917 में रूस ने एक क्रांति चलाई थी और उस क्रांति के माध्यम से उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को बढ़ावा दिया था। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी 1917 में, जिससे पश्चिमी राष्ट्रों ने या अमेरिका ने कुचलने या समाप्त करने का भरपूर प्रयास किया था, जिसे रूस कभी भुला नहीं सकता और उसका बदला रूस ने 1945 में लिया। पहला कारण शक्ति के लिए संघर्ष, दूसरा कारण ऐतिहासिक मतभेद को लेकर के दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ, तीसरा वैचारिक मतभेद को लेकर के दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। अब दोनों के विचार आपस में नहीं मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिका पूंजीवाद को चाहता था और सोवियत संघ पूंजीवाद को समाप्त करके हर जगह साम्यवाद की सफलता चाहता था। दोनों के ट्रैक जो थे, रास्ते जो थे, बिल्कुल अलग थे, जिसके कारण शीत युद्ध ने जन्म लिया। चौथा जो कारण था वो था दोनों ही अपनी ताकत को बढ़ाना चाहते थे और ताकत से बहुत सारे फायदे उठाना चाहते थे। वो कौन कौन से फायदे थे ये भी देखो। सबसे पहला था एक दूसरे की जासूसी करने के लिए छोटे देशों का प्रयोग। अगर छोटे छोटे देश किसी भी देश के साथ जुड़ते तो दूसरे देश की जासूसी कर सकते थे, जैसे कि सोवियत संघ ने क्यूबा से अमेरिका की जासूसी करवाई, क्योंकि क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर था। दूसरा है तेल, खनिज पदार्थ व अन्य कच्चे मालों का मनमाना इस्तेमाल करना। तीसरा है आवश्यकता पड़ने पर सैनिक खर्च में सहायता, जैसे क्यूबा को जब अमेरिका से खतरा लगने लगा था तो क्यूबा ने सोवियत संघ से सहायता मांगी थी और सोवियत संघ ने उसकी भरपूर सहायता की थी। एंड चौथा कारण था अधिक से अधिक भूभाग पर कब्जा, जिससे खतरे के समय सेना का संचालन अच्छी तरीके से कर दिया जाए। ये चारों छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन से लाभ के कारण थे और ये शक्ति के लिए संघर्ष, दूसरा ऐतिहासिक मतभेद, तीसरा वैचारिक और चौथा छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन से लाभ। ये चार कारण आते हैं शीत युद्ध के कारण। अब इसके बाद दोनों महाशक्तियों ने ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ संधियों का भी इस्तेमाल किया है, कुछ संगठन भी बनाए। पहला संगठन था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कि जितने भी उत्तर के देश हैं वो नाटो में आके शामिल हो सकते हैं। इसको अमेरिका ने 1949 में बनाया था, यानी कि यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरा सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण एशियाई संधि संगठन
कि जितने भी दक्षिण के देश हैं वो सीटों में आके शामिल हो सकते हैं, और इसको 1954 में बनाया गया था यूएसए के द्वारा। थर्ड है आपका, तीसरा पॉइंट है आपका सीटो, पहला नाटो, सीटो, सेंटो। थर्ड है आपका सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन, कि जितने भी केंद्र में बचे कुछ देश हैं वो सेंटो में आके शामिल हो जाए। इसको भी यूएसए के द्वारा ही बनाया गया था ताकत को बढ़ाने के लिए। अब रूस ने इसके जवाब में वार्सा पैक्ट को बनाया, जिसे हम वार्सा संधि भी कहते हैं। इसको 1955 में यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया, यानी कि यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ तथा इसके उद्देश्य बताइए। हमारे यहाँ दो देश थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। इंडिया कहता है कि अगर मैं सोवियत संघ के साथ जाता हूं तो अमेरिका का दुश्मन कहलाऊंगा, और अमेरिका के साथ आता हूं तो सोवियत संघ का दुश्मन कहलाऊंगा। मुझे किसी का दुश्मन नहीं बनना है और न ही किसी का दोस्त बनना है। मैं अपने आप को पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना चाहता हूं। इसी को देखते हुए विकासशील देशों ने, जो 9 स्वतंत्र देश थे, उन्होंने मिलकर के गुट निरपेक्षता की स्थापना की। गुट निरपेक्षता को बनाने के कई सारे उद्देश्य भी थे, लेकिन उससे पहले गुट निरपेक्षता के अर्थ को हम समझते हैं। अगर सिंपल वर्ड में देखा जाए तो गुट निरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। देखो, विभिन्न सैन्य संगठनों से अलग रहते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर उसकी गुण व दोष के आधार पर देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता का अर्थ पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मामलों से दूर रखना। भारत ने और अन्य विकासशील देशों ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि मैंने पृथकतावाद की नीति को नहीं अपनाया। जो अच्छा करेगा उसको अच्छा और जो बुरा करेगा उसको बुरा बोला जाएगा। इसके बाद इसके कई सारे उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था NIEO को बढ़ावा देना, यानी कि न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देना, क्योंकि WB, IMF और WTO पर विकासशील देश और विकसित देशों का ज्यादा दबदबा था। इसलिए NIEO की मांग की गई, जहां पर विकासशील देशों के अधिकारों को जोरदार तरीके से उठाया जा सके। दूसरा था साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद को समाप्त करना। जब एक देश दूसरे देश पर आक्रमण कर लेता, उस पर कब्जा जमा लेता, तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं, और गुलाम बनाने की प्रथा को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। तो ऐसी प्रथा को समाप्त करना गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। तीसरा पॉइंट था आपका नस्लीय भेदभाव और रंग भेदभाव को समाप्त करना, यानी जाति के आधार पर जो समाज में भेदभाव हो रहा है और जो गोरे काले के आधार पर भेदभाव समाज में हो रहा है, ऐसी प्रथा को समाप्त करना गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। पर्यावरण की रक्षा करना भी गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था। निशस्त्रीकरण पर जोर देना गुट निरपेक्षता का उद्देश्य था, यानी हथियारों पर रोक लगाना। यूएनओ भी शांति को बढ़ावा देता था और गुट निरपेक्ष राष्ट्र भी शांति को बढ़ावा देते थे, इसलिए यूएनओ को बढ़ावा देना भी गुट निरपेक्षता का उद्देश्य। इसके बाद अगर आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम के बारे में पढ़ना है, अगर आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के बारे में पढ़ना है तो आप इसको भी समझ लेना है। इसी कॉन्सेप्ट में भी आपको समझाया जाएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता यूगोस्लोवाकिया के जोसेफ ब्रास टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर ने सन 1956 में एक सफल बैठक की थी। घाना के वामे नक्रुमा और इंडोनेशिया के सुकर्णो ने इसे जोरदार समर्थन दिया था। ये 5 नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाते थे। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था
और इस सम्मेलन में कई बातों पर जोर दिया गया। जो आपने गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य लिखे हैं वही सारी बातें गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के टाइम पर भी थी। अगर आपको देशों के नाम याद नहीं हो रहे हैं या आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों के नाम याद नहीं हो रहे, संस्थापक देश होते हैं, तो आपको YIMGI को पढ़ लेना है। MG यानी कि यूगोस्लोवाकिया, इंडिया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया। इसके माध्यम से आप इजी कॉन्सेप्ट में आप पढ़ सकते हो इसे। यूगोस्लोवाकिया, इंडिया, मिस्र, घाना और इंडोनेशिया, ये 5 देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीप है जो कि पानी से घिरा हुआ है, जो कि अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन क्यूबा पर दबदबा अमेरिका के होने की बजाय सोवियत संघ का दबदबा था क्यूबा पर। तो उसके बारे में हमें देखना है। इसमें बहुत सारे बदलाव भी किए गए थे। देखो 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने जनरल बतिस्ता की सरकार का तख्ता पलटकर क्यूबा में साम्यवादी तानाशाही को जन्म दिया था। अब जब नई सरकार बनी, यानी जनरल बतिस्ता 1959 के बाद, यानी 1959 के समय में ही वो अपनी पार्टी से हट गए, यानी कि वो राष्ट्रपति पद से हट गए, तो वहां पर फिदेल कास्ट्रो जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए या बहुत सारे उन्होंने अपने तरीके से कार्य भी चलाए, जिसमें पहला कार्य आता है राष्ट्रीयकरण। फिदेल कास्ट्रो ने सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि क्यूबा के उद्योगों में अमेरिकी उद्योगपतियों के करोड़ों डॉलर लगे हुए थे। दूसरा आता है पॉइंट मिसाइल संकट। अब सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाया। फॉर एग्जाम्पल ये क्यूबा है, ये USSR और ये USA। सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाया और वहां पर मिसाइलें लगा दी, क्योंकि क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर था कि कभी भी अमेरिका अगर रास्ता अटैक करने आएगा सोवियत संघ पर तो क्यूबा के रास्ते से आएगा, क्यूबा के माध्यम से उस पर हमला कर देंगे। तो दूसरा पॉइंट देखो, पहला मैंने आपको बता दिया राष्ट्रीयकरण। फिदेल कास्ट्रो ने सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, क्योंकि क्यूबा के उद्योगों में अमेरिकी उद्योगपतियों के करोड़ों डॉलर लगे हुए। दूसरा है मिसाइल संकट। सोवियत संघ ने क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाकर वहां पर मिसाइलें लगा दी, क्योंकि क्यूबा अमेरिका से 140 किलोमीटर की दूरी पर था। तीसरा है आपका अमेरिका से खतरा। अब क्यूबा को अमेरिका से खतरा लगने लगा, जिसके कारण फिदेल कास्ट्रो ने रूस से सहायता मांगी। रूस ने क्यूबा को सैनिक और शस्त्रों की सहायता दी कि अमेरिका अगर अटैक करने आएगा सोवियत संघ के रास्ते पर तो क्यूबा पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि दुश्मनों का दोस्त दुश्मन ही कहलाता है। पहला कारण हो गया। दूसरा, तीसरा अमेरिका से खतरा। फिदेल कास्ट्रो को अमेरिका से खतरा लगने लगा, जिसके कारण फिदेल कास्ट्रो ने रूस से सहायता मांगी। रूस ने क्यूबा को सैनिक और शस्त्रों की सहायता दी। और जब रूस ने सैनिक और शस्त्रों की सहायता देने शुरू की तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने क्यूबा की नाकेबंदी की घोषणा कर दी, यानी क्यूबा को चारों तरफ से घेरने की घोषणा कर दी, जिससे कि परमाणु शस्त्रों से लैस रूसी जहाजों को क्यूबा में जाने से रोका जाए। इसके बाद निकिता क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता को, मैंने दूर की दृष्टि से कुछ विचार लिया। देखो निकिता क्रुश्चेव की दूरदर्शिता क्या थी कि अगर क्यूबा पर अमेरिका अगर वो चारों तरफ से क्यूबा पर घेर सकता है, क्यूबा को चारों तरफ से नाकेबंदी कर सकता है, तो क्यूबा पर कभी भी कब्जा कर सकता है, तो क्यूबा भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो दूर की दृष्टि से सोचते हुए निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा से सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी थी। देखो निकिता क्रुश्चेव की दूरदर्शिता। निकिता क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता दिखाते हुए 23 अक्टूबर 1962 को क्यूबा से मिसाइलें और सैनिक अड्डे हटाने की घोषणा कर दी। क्यूबा संकट को सुलझाने में जवाहरलाल नेहरू ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बार्डूम सम्मेलन क्या था।
बाडूम एक जगह है जिसे जो कि इंडोनेशिया का नगर कहलाता है। जहां पर जो सम्मेलन होता है उसी सम्मेलन के नाम से उसे जाना जाता है। बाडूम में एक सम्मेलन हुआ तो बाडूम के नाम से जाना गया उसे। ऐसे कई क्षेत्रों में सम्मेलन होते रहते हैं तो उसी क्षेत्रों के नाम से जाना जाता है, या जिसके बेस पर सम्मेलन हो रहा है, जिसके आधार पर सम्मेलन हो रहा है, उसके नाम से उसे जाना जाता है। तो देखो बाडूम जहां पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी वो बाडूम ही क्षेत्र है। बाडूम क्षेत्र में ही गुट निरपेक्षता की नींव पड़ी थी 1955। तो देखो बाडूम सम्मेलन क्या था? ये एक एफ्रो एशियाई सम्मेलन था। यह सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के नगर बाडूम में हुआ था। इस सम्मेलन में एशिया और अफ्रीका के 9 स्वतंत्र देशों के संपर्कों में वृद्धि हुई थी। यानी सारे जितने भी 9 स्वतंत्र देश थे, आजाद देश थे, उनके संपर्कों में वृद्धि हुई थी और इसी सम्मेलन में ही गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। नेक्स्ट है आपका एक ध्रुवीयता और दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ? दो ध्रुवीयता का अर्थ होता है विश्व का दो गुटों में बंटना, जिसमें एक का नेतृत्व अमेरिका ने और दूसरे का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया था शीत युद्ध के दौरान। इसके विपरीत एक ध्रुवीयता की स्थापना 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के विघटन की बाद, यानी जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके बाद विश्व में केवल एक ही महाशक्ति बचा जिसका नाम अमेरिका। इसके बाद आता है ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यह सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा 1947 में चलाई गई। इस सिद्धांत के अंतर्गत दुनिया में जहां कहीं भी साम्यवाद का प्रसार होगा उसे अमेरिका के द्वारा कुचला जाएगा, अमेरिका के द्वारा उसे रोका जाएगा। ये ट्रूमैन ने इसकी घोषणा की थी, इसलिए इसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। ट्रूमैन सिद्धांत देखो, ये सिद्धांत अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा चलाई गई थी। इस सिद्धांत के अंतर्गत दुनिया में जहां कहीं भी साम्यवाद का प्रसार होगा उसे अमेरिका के द्वारा कुचला जाएगा, उसे रोका जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारत का नाटो और सीटों के साथ ना मिलना है। यानी एक क्वेश्चन आपका आता है पेपर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि भारत नाटो और सीटों के साथ क्यों नहीं मिला, या भारत और नाटो और सीटों के साथ क्यों नहीं जुड़ा। भारत नाटो और सीटों के साथ इसलिए नहीं मिला ताकि अंतरराष्ट्रीय विषयों पर स्वतंत्र नीति अपना सके और दोनों शक्ति गुटों से सहायता व अनुदान प्राप्त कर सके। नेक्स्ट है आपका मार्शल योजना क्या था? ये योजना अमेरिका के विदेश मंत्री जॉर्ज मार्शल के द्वारा चलाई गई थी। यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1948 में, कि अगर यूरोप की अर्थव्यवस्था को हम सुधारते हैं तो कहीं ना कहीं यूरोप के देश हमारे साथ जुड़ जाएंगे और जब हमारे साथ यूरोप के देश जुड़ेंगे तो हमारी ताकत में बढ़ोतरी होगी। तो देखो 1948 में यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा जो योजना चलाई गई उससे मार्शल योजना कहते हैं। आप दूसरे तरह से भी लिख सकते हो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अमेरिका द्वारा जो योजना चलाई गई उसे हम मार्शल योजना कहते हैं। इसके बाद आता है आपका गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता बताओ, कि आज शीत युद्ध समाप्त हो गया है, सोवियत संघ का विघटन हो गया है, तो आज हम गुट निरपेक्षता को क्यों महत्व देते हैं? पहला रीजन, कई सारे राजकारण हैं जिसकी वजह से हमें गुट निरपेक्षता को महत्व देना पड़ता है या हम गुट निरपेक्षता को महत्व देते हैं। पहला कारण है अमेरिका की दादागिरी का विरोध। आज अमेरिका की दादागिरी को केवल गुट निरपेक्ष देश ही रोक सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ तो 1991 में ही बिखर गया। तो गुट निरपेक्षता को महत्व देने का सबसे पहला कारण है अमेरिका की दादागिरी का विरोध। बदली हुई परिस्थितियां सभी गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के लिए चुनौती है कि वह अमेरिका की दादागिरी को ना चले। दूसरा है नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग।
WB, IMF और WTO पर विकसित देशों का ज्यादा दबदबा है, इसलिए विकासशील देशों के लिए NIO का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसकी मांग को कौन बढ़ावा दे सकता है? गुटनिरपेक्ष देश। इसलिए हम इसे सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश के माध्यम से ही इसको मजबूती मिल रही है। तीसरा पॉइंट है आपका निःशस्त्रीकरण। निःशस्त्रीकरण मतलब होता है हथियारों पर रोक लगाना। अगर हमारे देश के अंदर हथियार नहीं होंगे ना, तो हमारे देश के अंदर युद्ध होने की संभावना भी नहीं बनेगी। तो निःशस्त्रीकरण की समस्या आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उस समय थी जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव डाली गई थी। इसलिए हम गुटनिरपेक्षता को महत्व देते हैं। सहयोग, एक दूसरे को बढ़ावा देना सहयोग का रूप कहलाता है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का कर्तव्य कि वह एक दूसरे को सहयोग दे, एक दूसरे को शांति स्थापित करने में सहयोग दे। नेक्स्ट है आपका आतंकवाद। आतंकवाद एक कठिन समस्या है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को आगे आना पड़ेगा। इसलिए हम गुटनिरपेक्षता को महत्व देते हैं शीत युद्ध के बाद। मानवाधिकार व पर्यावरण की समस्याओं का समाधान भी आपसी सहयोग से होगा, जिसके लिए हमें मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और इसके लिए हमें गुटनिरपेक्षता की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आज हम गुटनिरपेक्षता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इन 3 केसेस को आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा, कोरिया युद्ध के बारे में, वियतनाम युद्ध के बारे में, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में। अगर आपको इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस में अगर किसी भी क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते हैं।